स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये सीरीज है जीके जीएस का। कृपया वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा और बनाने का काम कीजिएगा। मित्रों, आगामी आपके जितने सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सबों में बहुत फायदा करेगा। मित्रों, तो पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना। पहला ऑप्शन दे रखा है मित्रों 1955, दूसरा ऑप्शन है 1962 और तीसरा ऑप्शन है 1945 और चौथा ऑप्शन है 1975। तो यहाँ आपको बताना है कि भारत जो आपका देश है वो यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना। जरा आप लोग बताने का काम करें, क्या होगा इसका आंसर, जवाब दीजिए साथियों। तो जो है भारत यूएनओ का सदस्य 1945 में बना। तो मित्रों यहाँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। लेकिन एक बात और आपको जानना है, इससे जितने सारे फैक्ट है जान लीजिए आप। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कहिए तो या यूनाइटेड नेशन कहिए तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इसका नाम जो है अमेरिका के तत्कालीन जो है राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया इसका नामांकन, समझे। और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क शहर में जो है स्थित है, वहां पे स्थित है। और जो है इसका जो है 17 एकड़ जो है जमीन उस पर फैला हुआ है और इसका जो है मंजिल 39 मंजिल का है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका राष्ट्रीय अगर ध्वज के बारे में पूछे तो बताइएगा आप लोग कि जो है ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और इस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है दो जैतून की वर्गाकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। ये आपका जो है इसका ध्वज है। और इसमें जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है आपका अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है और स्पेनी है। और अभी इसका अध्यक्ष यानी कि महासचिव एंटोनियो गुतरस है, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुतरस है। और इसमें जो है अभी 193 सदस्य देश है। इसमें इसका उद्देश्य स्थापना इसलिए हुआ था, इसका उद्देश्य यह है कि युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया को देखना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से मुक्ति हेतु इलाज पर भी ध्यान देता है। तो इस सारे फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद रखने का काम करेंगे। और देखिए इसके अगर अंग पूछे तो बताइएगा आप लोग। देखिए इसका अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसका ये अंग है यूएनओ का। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सारे फैक्ट है इसके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि ताजमहल डैश डैश की याद में बनवाया गया था। अब आप लोग जरा बताने का काम करें, बहुत इजी क्वेश्चन है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, नूरजहां या गुलबदन बेगम या मुमताज महल या जोधा के याद में बनवाया गया था। तो सही जवाब क्या होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें साथियों। तो ताजमहल जो है मुमताज की याद में बनवाया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, चलिए आप लोग भी जानते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था। पहला 1945, दूसरा 1947 और तीसरा 1955 और चौथा 1935। तो साथियों यहाँ बताना है कि आपका जो आरबीआई बैंक है यह क्या है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है आपका आरबीआई। तो यह संचालन कब से शुरू हुआ था यहाँ बताना है आपको। जरा आप लोग बताने का काम करें, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, दिक्कत यही है, कमेंट कीजिए। कैसे पता चलेगा कि आप क्या जवाब दिए, तो बनाने का आप लोग काम करें। चलिए तो बताइए क्या होगा इसका जवाब। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन 1935 से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना भी पूछे तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935, ठीक है।
1 अप्रैल 1935। ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अभी इसका गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा शशिकांत दास है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये सारे फैक्ट थे, याद रखने का आप लोग काम कीजिएगा। कहा जा रहा है कि एम एफ हुसैन डैश डैश के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एम एफ हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जरा आप लोग बताने का काम करें। पहला ऑप्शन है चित्रकला, दूसरा ऑप्शन है संगीत, और तीसरा ऑप्शन है नृत्य, और चौथा ऑप्शन है नाटक। तो किस में जो है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जरा आप लोग जवाब दीजिए मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब देने का आप लोग काम करें। तो एम एफ जो हुसैन थे, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो चित्रकला में के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? अब यहां बताना है साथियों, कौन ऐसा खेल है जिसमें स्टिक की आवश्यकता नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है ट्रेम्पोलाइन, दूसरा है स्कीइंग, और तीसरा ऑप्शन है बिलियर्ड, और चौथा ऑप्शन है हॉकी। तो यहां आपको बताना है कि किस जो खेल है इसमें स्टिक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो आप लोग बताने का काम करें, क्या हो इसका जवाब? हॉकी में तो होता है, इतना तो आप कंफर्म जानते हैं। बिलियर्ड में भी होता है और स्कीइंग में भी होता है, लेकिन जो है ट्रेम्पोलाइन में नहीं होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। जरा आप लोग देखिए ट्रेम्पोलाइन क्या होता है। देखिए ये आपका ट्रेम्पोलाइन है, इसमें जो है कोई स्टिक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है, कोई स्टिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। ये भी आपका ट्रेम्पोलाइन का पिक्चर दिखाया जा रहा है, देखिए। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की स्टिक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूत्रीय विभाजन कहलाएगी, या ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगी, या मोरूला कहलाएगी, या परासरण कहलाएगा? तो वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है, तो कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? जरा आप लोग बताने का काम करें, क्या होगा इसका जवाब? तो साथियों अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है और कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया सूत्रीय विभाजन कहलाती है मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, आप लोग इसका जवाब देने का काम करें, कमेंट कीजिए। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छा तरह से। तो साथियों इसका क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। रामचरितमानस का लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं, या सूरदास जी हैं, या शंकराचार्य हैं, या कालिदास हैं? जवाब दीजिए आप लोग। तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? आपका पहला ऑप्शन दे रखा है अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाएगा, या आवेग कहलाएगा, या संवेग कहलाएगा, या जड़त्व कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा, जरा आप लोग बताने का काम करें, क्या होगा इसका जवाब? तो साथियों किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आपका संवेग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, या पंजाब? तो यहां से आपको पूछा जा रहा है साक्षरता दर बतानी है। तो बताइए साथियों 2011 के अनुसार, लेकिन अभी भी है अधिक, वहां पे भी है। कहां पे? तो साथियों केरल में। इसका राइट आंसर साथियों आपका केरल होगा। लेकिन अभी समय भी वर्तमान में भी यहाँ सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, याद रखने का आप लोग काम कीजिएगा। 94% है, ठीक है लगभग, लेकिन एक्चुअली जो है 93.9
9491% है, लगभग इसको 94% बोला जाता है। देखिए अब रही बात, जरा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग जानने का काम करें। देखिए मैं जरा महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। यहाँ के सीएम जो है उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, समझे। और जो है आपका केरल के बारे में मैं चर्चा कर दूं, केरल की कैपिटल कहाँ है आपका, तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम जो है क्या है, पिनाराई विजयन है जो कि भाजपा से है और गवर्नर पी सत्शिवम है। और तमिलनाडु की बात किया जाए मित्रों तो बताइए कैपिटल इसका कहाँ है, तो चेन्नई है और यहाँ के सीएम के पलानीस्वामी है और गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। अगर पंजाब की बात किया जाए तो यहाँ की कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ है और यहाँ के सीएम का नाम अरमिंदर सिंह है जो कि कांग्रेस से है और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। कहाँ के, तो पंजाब के, पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट थे, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आपका केरल होगा, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, किस कारण से जो है चंडीगढ़ को आपको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, जरा आप लोग बताने का काम करें। पहला, राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व को लेकर के। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है मित्रों, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सामरिक महत्व को लेकर के और तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम लोग सांस्कृतिक विशिष्टता को लेकर के और पिछड़ापन को लेकर के। तो किस कारण जो है इसको जो है घोषित किया गया है, जरा आप लोग बताने का काम करें। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तो साथियों चंडीगढ़ को राजनीतिक और प्रशासनिक जो है महत्व को लेकर के घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग कृपया बनाने का काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है, केवल इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को, नाभिक और प्रोटॉन को। तो साथियों क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें, किसे न्यूक्लियॉन कहा जाएगा। तो साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है, वोल्गा नदी के किनारे स्थित है या डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है या डॉन नदी के किनारे स्थित है या राइन नदी के किनारे स्थित है। तो जरा आप लोग बताने का काम करें, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है, क्या होगा जवाब इसका, जरा मित्रों आप लोग कमेंट करें, जवाब दीजिए। तो साथियों वियना शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है बताइए, तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है मित्रों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेन्यूब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल यानी कि जो वर्तमान में राज्यपाल है कि उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। अगर किसी राज्य में राज्यपाल अभी है वर्तमान में, अगर उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उसके जगह किन्हें नियुक्त किया जाएगा, इसका जवाब देना है। ऑप्शन देखेंगे, कहा जा रहा है राज्य महाधिवक्ता को नियुक्त करेंगे या मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देंगे या संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे या अंतरिम उपराज्यपाल को नियुक्त करेंगे। तो साथियों क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें, बताइए साथियों। तो अगर किसी भी पदासीन राज्यपाल उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके पद के निर्वहन हेतु संबंधित राज्यों के जो है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग भी बनाने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के द्वारा, या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा। तो मित्रों जरा आप लोग बताने का काम करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी जितना विवरणिका होता है इसका प्रकाशन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है आप लोग भी बनाइए। कहा जा रहा है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि डैश डैश कहलाती है। क्या कहलाएगी? नोट कहलाएगी, टोन कहलाएगी, व्हाइट नॉइज कहलाएगी, या पिंक नॉइज कहलाएगी? तो एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाएगी, जरा आप लोग बताएं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो साथियों एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है नहीं होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉटन है, या पेपर है, या लकड़ी है? तो साथियों ये तो अपघटित होता है, पेपर भी होगा, लकड़ी भी होगा, लेकिन आपका टिन नहीं होता है। तो नहीं में पूछ रहा है तो हमको नहीं में ही जवाब देना है मित्रों। तो इसका राइट आंसर टिन हो जाएगा, ये अपघटित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? जरा आप लोग यहां बताने का काम करें। दक्षिण कोरिया, या भारत, या उज्बेकिस्तान, या मिस्र? कौन हिस्सा नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा ऐसा देश है जो एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है, फिर नहीं में पूछ रहा है। तो साथियों दक्षिण कोरिया आपका है, भारत भी है, उज्बेकिस्तान भी है, लेकिन आपका मिस्र नहीं है। तो हमको जवाब क्या चीज में देना था? नहीं में है। तो साथियों ये आपका हिस्सा नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मिस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग भी बनाने का काम करें। कहा जा रहा है कि एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है। जो संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहेगा उसको क्या कहेंगे? पायसीकरण कहेंगे, या संवहन कहेंगे, या निलंबन कहेंगे, या प्रसरण कहेंगे? क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताएं। तो एक विषम मिश्रण में जिसमें विलय कण विघटित नहीं होगा, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, तो उन्हें हम लोग निलंबन कहते हैं मित्रों। इसका राइट आंसर निलंबन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है भगवान शिव से है। कहा जा रहा है कि पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? आप लोग जरूर देखे होंगे। चलिए रुद्र कहलाएंगे, या पतीश्वर कहलाएंगे, या अर्धनारीश्वर कहलाएगा, या महादेव कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे ऐसा रूप, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों भगवान शिव का ऐसा रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। पुरुष और स्त्री के मेल से बने इस रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि जो कि जम्मू कश्मीर से है, अभी चर्चा में था जम्मू कश्मीर। चलिए कहा जा रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान डैश डैश से लागू हुआ, यानी कि पूछ रहा है कब से लागू हुआ। तो ठीक है अभी तो लागू नहीं, अभी तो खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार बताना है इसका आंसर क्या होगा। 26 जनवरी 1957, या 17 नवंबर 1956 को लागू हुआ, या 31 अक्टूबर 1951 को लागू हुआ था, या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो साथियों इसका क्या होगा जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों जम्मू एवं कश्मीर का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर तो डी होगा। लेकिन अब यहाँ जानने वाली फैक्ट है कि अब जो है इस संविधान को खत्म कर दिया गया है और इसको दो जो है केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। कौन कौन, जरा आप लोग बताने का काम करें, बताइए। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, समझे। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। और यहाँ अब
इनका झंडा नहीं रहेगा, भारत का झंडा रहेगा। और यहाँ कोई भी अब जॉब कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, और यहाँ अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी अब लागू होगा। ये 31 अक्टूबर 2009 से इसको खत्म कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो लेह होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? तो साथियों, दिल्ली राज्य से पूछ रहा है संबंधित विशेष प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है साथियों, जरा आप लोग बताने का काम करें। पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 262, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 239, और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 242, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 240। तो साथियों, इसका क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो देखिए साथियों, विशेष दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान की अगर बात किया जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो साथियों इसका क्या होगा जवाब, बताइए आप लोग। अनुच्छेद 239, इसमें कहा कि दिल्ली से संबंधित इसमें बातें कही गई है। लेकिन अगर 262 की बात किया जाए, अनुच्छेद 262 की मित्रों, तो इसमें क्या है, अंतर्राज्यिक नदियों तथा नदी दोनों के संबंधित विवादों का निर्णयन करना इसके अंतर्गत आता है। अगर वहीं 240 के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन 242 के बारे में हमको जानकारी नहीं है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन साथियों, इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जवाब आपका अनुच्छेद 239 होगा। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली से संबंधित है, इसमें पूछ रहा है विशेष प्रावधान। ठीक है, तो साथियों इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। अब यहां बताना है आपको इन चारों खिलाड़ियों में से कौन कुश्ती खेलते हैं। किदम्बी श्रीकांत, या विनेश फोगाट, या नीरज चोपड़ा, या पीवी सिंधु। जरा क्या होगा इसका जवाब, आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, कुश्ती के खिलाड़ी कौन है, किससे संबंधित है? तो साथियों, विनेश फोगाट जो है ये कुश्ती खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहली फसल है? मक्का है, चावल है, रागी है, या गेहूं है? तो कौन सा पहली फसल है, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, आपका पहली फसल जो है गेहूं है मित्रों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लेकिन हरित क्रांति से और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानने का आप लोग काम करेंगे। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में पूछेंगे तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, या कर्नाटक उच्च न्यायालय, या गुजरात उच्च न्यायालय, या केरल उच्च न्यायालय। तो लक्षद्वीप जो है आपका केंद्र शासित राज्य जो है, प्रदेश है, ये किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, जरा आप लोग बताने का काम करें। यहाँ 4 उच्च न्यायालय का नाम दिया गया है। क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। बताइए साथियों, क्या होगा इसका जवाब। तो साथियों, लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले महाराष्ट्र के बारे में हल्का चर्चा कर लेते हैं। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। और कर्नाटक की बात किया जाए मित्रों, तो यहाँ के जो है राजधानी कहाँ होता है, यहाँ का बेंगलुरु। और यहाँ के सीएम बीएस येदियुरप्पा है, और गवर्नर वजुभाई वाला है। अगर वहीं हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के जो है राजधानी गांधीनगर है, और यहाँ के सीएम विजय रूपानी है जो कि भाजपा से है, और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। और केरल की बात किया जाए तो केरल के सीएम कौन है बताइए, कैपिटल पहले बताइए। कैपिटल यहाँ की तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है जो कि भाकपा से हैं, और यहाँ के गवर्नर पी सत्तशिवम है। ध्यान रखिएगा ये सब बातें। चलिए,
आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ स्थित है? निम्न हिमालय क्षेत्र में स्थित है, या शिवालिक क्षेत्र में स्थित है, या महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है, या ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ आपको ये बताना है कि जो आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत है ये कहाँ स्थित है, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, माउंट एवरेस्ट जो है महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन हम लोग और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानने का काम करेंगे। नेपाल में इसको सागरमत्था के नाम से भी जाना जाता है, और संस्कृत में इसको देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सागरमत्था का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का शीश, याद रखिएगा, स्वर्ग का शीश। सागरमत्था का मतलब होता है मित्रों, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी होती है बताइए आप लोग, मीटर में बताइए। 8,848। इस क्वेश्चन का जवाब आपका हिमालय क्षेत्र में होगा, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो ये सारे भी फैक्ट आप लोग याद रखने का काम करेंगे। नेपाल में इसको हम लोग सागरमत्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे घंटी को दबा दीजिएगा मित्रों, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं अपने वीडियो को अच्छे तरीके से और प्रोड्यूस कर सकूं। और इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में, सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वे सब भी देख सके और परीक्षा में बेहतर स्कोर प्राप्त कर सके। और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।